नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आप सबका संस्कृत समृद्धि परिवार में स्वागत है। अभी हम लोग जो संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहरान प्रक्रिया हमारी संस्कृत में चल रही है, जो संधि का टॉपिक अभी अपन आज पढ़ेंगे। आप इससे पहले वर्ण विचार का पूरा टॉपिक रिवीजन कर चुके हैं। कल की क्लास में वर्ण विचार का टॉपिक था, पूरे दिन आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। उसी का फलीभूत आपका परिणाम ये था कि कल शाम को आपने वर्ण विचार का टेस्ट दिया, जो 50 प्रश्नों का टेस्ट था। बहुत ही शानदार, आपके अनुकूल था, आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुकूल वो जो था टेस्ट पेपर था। और अब आज अभी अपन संधि का टेस्ट पेपर लेने से पहले संधि को मैं आपको बताऊंगी कि रीट के सिलेबस में संधि में क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से बिंदु आपको समझने हैं, किस तरीके से आप लोग इनको प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संधि के प्रश्न में आपके 2 या 3 तरीके का ही प्रश्न आता है। विस्तारित रूप से न पूछकर आप लोगों को कोई भी पद देकर, गद्यांश या पद्यांश में पद देकर संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, संधि का मेल पूछा जा सकता है, संधि का नाम किया जा सकता है। अर्थात इसके अलावा कोई विशेष बात ऐसी आ रही हो, कोई अपवाद ऐसा आ रहा हो, कोई बिंदु ऐसा आ रहा हो, वो आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी बातों को अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनना, समझना और शाम को 6 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर टेस्ट देना, बिल्कुल निःशुल्क। 7 बजे आप लोगों को मैं लाइव आकर इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगी। आप सभी को क्लास शुरू करने से पहले सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसी के साथ ये भी हमारा शुभकामना आपके साथ रहे कि आगामी शिक्षक दिवस आप अपने विद्यालयों में मनाएं। अब संधि में आप देखेंगे तो संधि शब्द का सबसे पहला प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएगा कि सम उपसर्ग है, धा धातु है और कि प्रत्यय है। संधि शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। जैसे बहुत से विद्यार्थियों में ये शब्द संधि होती है, सरल होती है, ऐसा कई सी शब्दावलियां आती हैं। संधि शब्द सदैव पुल्लिंग होता है क्योंकि यहाँ पर जिसकी घी संज्ञा होती है वो शब्द सदैव पुल्लिंग संग होता है, और नदी संज्ञा होती है वो स्त्रीलिंग होता है। हाँ जी, सो संधि शब्द पुल्लिंग है। वर्ण संधानम संधि, ये परिभाषा भी आप लोगों के याद होनी चाहिए। संधि की परिभाषा बताइए मुझे क्या होगी, तो आप लोग बताएंगे वर्ण संधानम संधि। वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल को ही संधि कहते हैं, या मैं कह सकती हूँ 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि शब्द का मूल शब्द शाब्दिक अर्थ योग भी होता है, जोड़ भी होता है, मेल भी होता है, संधान तथा संहिता भी होती है। संधान और संहिता भी कहा जाता है। संहिता किसे कहते हैं? परासन्निकर्ष है संहिता। 2 अत्यंत निकटवर्ती वर्णों की संहिता संज्ञा होती है, जो विच्छेद होता है पूर्व पद का अंत तथा उत्तर पद का प्रारंभिक वर्णों में परस्पर संहिता संज्ञा होकर आपस में मेल होकर जो परिवर्तन, जो बदलाव आएगा उसे ही हम संधि कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को संधि के प्रकार देखने हैं। आप लोग मुख्यतः 3 प्रकार देखते हो। स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि, और तीसरी होगी विसर्ग संधि। कुछ विद्यार्थी प्रकृति भाव और स्वादि संधि भी जानते होंगे, परंतु वो हम संधि के विस्तारण अर्थ में पढ़ेंगे तो आप लोगों के स्वादि संधि है वो आपके विसर्ग में आ जाएगी, और प्रकृति भाव वो स्वर वाले प्रकार में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्वर संधि में क्या पढ़ना है। 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दोनों तरफ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जगह आपको स्वर वर्ण मेल होगा, वहीं पर आप स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि तथा दीर्घ संधि। पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये तीनों संधि के प्रकार तो होते हैं, परंतु संधि में स्वर संधि में तो होते हैं पर प्रकार नहीं गिने जाते। क्यों? क्योंकि इन तीनों में मेल तो होता है परंतु कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यण संधि। स्वर संधि का जो सबसे पहला प्रकार आपको मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ उसका नाम है यण संधि। यण संधि में आप लोग पढ़ेंगे इको यणची। सूत्र क्या पढ़ोगे? इको यणची। इक के स्थान पर क्रमशः यण हो जाता है यदि उत्तर पद में असमान
अच हो तो, ए समान अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे, ली के स्थान पर ल हो जाता है। ये आप लोग यण संधि में पढ़ोगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहां मैं सिर्फ आपको बताया हुआ है, दोहरान में केवल ये बताने के लिए उपस्थित होती हूं कि आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, समझना है। तो आप लोगों को संस्कृत समृद्धि पुस्तक से पढ़ना है। इसके साथ संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से भी आप अभी भी पूरे वीडियो सुन सकते हो। उसी अगर आप संस्कृत समृद्धि से कोई सा भी कोर्स ले रहे हो तो आपको 51 मॉडल टेस्ट पेपर, संस्कृत शिक्षण विधियों के 500 प्रश्नों की पीडीएफ और टॉपिक वाइज टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, याद रखना इस बात को। तो अभी भी आप मेरे साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपने यण संधि में ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है यदि उत्तर पद में ए समान अच हो तो। उसके बाद में जैसे उदाहरण, ये सब आप जानते ही हो, पूरा डिटेल से पढ़ाई रखा है। और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में आप क्या पढ़ोगे, एचो ऐवा यावह, एचो ऐवा यावह, एचो ऐवा यावह। अब आप लोगों का यहाँ पर जो दोहरान चल रहा है उससे अंतिम रूप से मजबूती आपके सिलेबस में आ जानी चाहिए। एच, एच में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ए, ओ, आई, आउ को क्रमशः आये, आवे, आय, आओ, यानी ए के स्थान पर आये, ओ के स्थान पर आवे, आई के स्थान पर आय, आउ के स्थान पर आओ हो जाता है यदि उत्तर पद में कोई भी स्वर वर्ण हो तो। इसीलिए इसे हम अयादी संधि के नाम से जानते हैं। अयादी संधि में आप लोग अपवाद के रूप में वांतो यी प्रत्यय जो वार्तिक है उसमें आप लोग श्राव्यम, ध्यान से देखना, अपवाद के रूप में जो आप उदाहरण देखोगे, अगर अपवादित रूप के उदाहरण आप लोग देखेंगे तो वो अपने आप में स्थिर है। यहाँ से ही पूछा जा सकता है श्रोयम, श्राव्यम, भोयम, भाव्यम, होयम, हव्यम, होयम, हव्यम, नोयम, नव्यम, गोयम, गव्यम, गोयम, गव्यम, गव्यम, हव्यम, भव्यम, श्राव्यम, नौ, यम, नव्यम, औ है तो आओ, और श्रौ, यम, श्राव्यम, 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 अर्थात श्राव्यम, भव्यम। यहाँ पर सौ, श्रौ की जगह श्राव पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर सौ, साव्यम, सौ का मतलब होगा साव्यम। तो गव्यम, भव्यम, हव्यम, श्राव्यम, साव्यम, नाव्यम। इसके अलावा अध्व परिमाणे च वार्तिक से, अध्वय परिमाणे च वार्तिक से गो, युति, गव्युति, गो, युति, गव्युति। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी उदाहरण में संधि का नाम पूछे तो आप लोग यहाँ पर अयादी संधि बताना। अब कहें अयादी है तो अपवाद क्यों है? फिर अपवाद इसलिए है कि ओ और औ के बाद में स्वर न होते हुए भी, यानी व्यंजन होते हुए भी कौन सी संधि हो रही है? अयादी संधि। इसीलिए यहाँ पर ये अपवादित उदाहरण माने जाएंगे। और गव्यम, भव्यम, हव्यम, श्राव्यम, श्राव्यम, नाव्यम, साव्यम, और यहाँ पर गव्युति, ये जो उदाहरण है ये आ जाए तो अयादी संधि करना।
इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि गुण संधि, कौन सी संधि पढ़ेंगे हम लोग? गुण संधि। तो गुण संधि में हम देखेंगे गुण संधि। सबसे पहले अपन जानेंगे गुण संज्ञा सूत्र। गुण संधि में पढ़ेंगे गुण संज्ञा सूत्र और गुण संधि सूत्र। ये भी याद रखना, गुण संज्ञा ज्यादा सूत्र नहीं पूछे जाएंगे पर संज्ञा वाला दे सकता है। संज्ञा सूत्र में क्या होता है? अरेंग गुणे है, अरेंग गुणे है, यानी आते एंग गुणे है, अर्थात आते यानी एंग, ए और ओ, ए ओ को गुण कहते हैं। गुण किसे कहेंगे? अ ए ओ को। और वृद्धि संधि सूत्र कौन सा होता है? संधि, सॉरी गुण संधि, गलती से वृद्धि बोल दिया मैंने। हाँ जी, गुण संधि सूत्र कौन सा होता है? तो वो होगा आदे गुणे है, आदे गुणे है। आद गुणे है सूत्र क्या कहता है? क्या कहेगा आद गुणे है सूत्र? कि ए या आ के पहले, ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए हो जाएगा। ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद में री हो तो अर हो जाएगा। ए या आ के बाद में री हो तो यहाँ अल हो जाएगा। ये जो है गुण संधि होगी। जोड़ के चिन्ह के पहले आप लोगों को ए या आ मिले, जोड़ के चिन्ह के बाद में ई या ई मिले तो मिलकर ए होगा, ऊ या ऊ हो तो ओ होगा, री हो तो अर होगा और री हो तो अल होगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जहाँ ए ओ की मात्रा हो, अर अल हो, वहाँ गुण संधि होती है। और आप लोग अगर विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो मैंने बता दिया, आप लोग इस संधि को डिटेल से पढ़ लेना। यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, इसी पर आपको संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी और संस्कृत समृद्धि पुस्तक में भी मिल जाएगी। इसके बाद में गुण संधि के अपवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु, ध्यान देना। गुण संधि के अपवाद, गुण संधि के अपवाद में सदैव वृद्धि संधि होती है। गुण संधि के अपवाद में सदैव वृद्धि संधि होती है। पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिख रही हूं। अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षय प्लस उहिनी और बनेगा अक्षौहिणी, अक्षय उहिनी अक्षौहिणी। ऐसे प्रकार प्रादु डोढ़ेशु, यह वार्तिक क्या कहता है कि प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, ऐसे ऐसे। प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐश, ऐसे हो तो भी गुण न होकर वृद्धि होगी। और यहाँ पर ये बनेगा प्राउ है, ये बनेगा प्राउड है, ये बनेगा प्राउढ़ी और ये बनेगा प्राइशे, ये बनेगा प्राइशे। इसके बाद प्रे वत्सर कंबल वसन ऋण दशानाम ऋणे, यानी मैंने क्या नाम बोले देखो, प्रे वत्सर कंबले वसने ऋणे दाशे, ऋणे दाशे। यदि इनके बाद में ऋणम, ऋणम हो तो भी गुण न होकर
वृद्धि हो जाएगा। प्रे प्लस ऋणम प्रारणम, वत्सर प्लस ऋणम वत्सरारणम, कंबल प्लस ऋणम कंबलारणम, वसन प्लस ऋणम वसनारणम, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम, 10 प्लस ऋणम दशारणम। और ऋते च तृतीया समासे क्षुधा पिपासा सुखे दुखे, इनके बाद में ऋते हो तो क्षुधा ऋते क्षुधार्थे, पिपासा ऋते पिपासार्थे, सुख ऋते सुखार्थे, दुख ऋते दुखार्थे। इन सभी उदाहरणों में संधि का नाम पूछ ले तो वृद्धि कर देना, और अपवाद का नाम पूछ ले तो गुण कर देना, विच्छेद पूछ ले तो ये कर देना, मेल पूछ ले तो ये करना। पर ध्यान रखे, एक प्र अपवादित जो उदाहरण होता है परम प्लस ऋतः, यहाँ ऋतः फिर भी अपवाद हो रहा है, ध्यान दे लेना आप लोग। परम प्लस ऋतः, परम प्लस ऋत है, ये कभी भी परमार्थ नहीं बनेगा, परमर्थ बनेगा, क्योंकि यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास ने होकर कर्मधारय समास है। तो परमर्थ में संधि पूछ ले तो गुण बताना, परमर्थ में संधि पूछ ले तो गुण बताना, विच्छेद पूछ ले तो ये बताना, मेल पूछ ले तो ये बताना। और अपवाद के रूप में आप देखोगे कि इन उदाहरणों में संधि का नाम पूछे वृद्धि संधि, अपवाद का नाम पूछे गुण संधि, और विच्छेद और मेल आपके सामने है। अर्थात अक्षौहिणी अक्षौहिणी, प्रो है प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रेष प्रेषे, प्रारणम वस्त्रारणम कमलारणम वसनारणम ऋणारणम दशारणम, क्षुधार्थ पिपासार्थ सुखार्थ दुखार्थ, इन सभी में कौन सी संधि कर देना? वृद्धि संधि। इसके बाद वृद्धि संधि क्या होती है वो आपको पढ़नी है। वृद्धि संधि में भी हम लोग वही 2 सूत्र पढ़ेंगे, एक तो वृद्धि संज्ञा सूत्र और एक है वृद्धि संधि सूत्र। वृद्धि संज्ञा सूत्र और वृद्धि संधि सूत्र। संज्ञा सूत्र, तो संज्ञा सूत्र क्या होगा? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच जो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र माना गया है। वृद्धिरादैच आ ऐ औ, ये जो वर्ण होंगे ये वृद्धि संज्ञक होते हैं, अ ए ओ होते हैं वो गुण संज्ञक होते हैं। वृद्धि रचि में हम पढ़ेंगे ए या आ के बाद में ए या आई हो तो आई हो जाएगा, ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा रखा है उपसर्गात रीति धातु, सामान्य तौर पे आप विस्तार से पढ़ना इसको। उपसर्गात रीति धातु, अकारांत उपसर्ग के बाद में री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहां आर हो जाएगा। आर होते ही संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मुख्यतः जो अपवाद है वो पररूप संधि के उदाहरण होते हैं प्रेजते, प्रोषति, उपेजते, उपोषति। यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो वहां पर वृद्धि संधि न होकर पररूप संधि होती है। इसके बाद में वृद्धि के बाद में आप लोग पढ़ना दीर्घ संधि
विस्तार से समझ के पढ़ना है, क्योंकि बार बार नहीं, अब आप रिवीजन कर रहे हो तो मेरा ये आपको सिलेबस बताना ज़रूरी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैंने बता ही दिया। बार बार टाइम खराब करने की ज़रूरी नहीं है। आप यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हो, संधि वाले क्लासेज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हो, संस्कृत समृद्धि पुस्तक से भी पढ़ सकते हो। दीर्घ संधि कहता है अके है सवर्णे दीर्घे, अके है सवर्णे दीर्घे, अके है सवर्णे दीर्घे, यानी ए या आ के बाद में ए या आ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। ई या ई के बाद में ई या ई हो तो दीर्घ ई, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ हो तो दीर्घ ऊ, री या दीर्घ री के बाद में री या दीर्घ री हो तो दीर्घ री हो जाएगा। ये समान वर्ण होते हैं, परंतु शकंद्वय आदिषु पर रूपम वाच्यम, शकंद्वय आदिषु पर रूपम वाच्यम, शकंदु आदि गण समूह के यदि कोई शब्दावली आपके सामने आती है तो वहां पर दीर्घ संधि न होकर पररूप संधि हो जाएगी। जैसे शक अंधु, शकंधु, शक अंधु, शकंधु, कर्क अंधु, करकंधु, कर्क अंधु, करकंधु, कूले अटा, कुलटा, कूले अटा, कुलटा, मारते अंडे, मारतंडे, मार्त अंडे, मारतंडे, सारे अंगे, सारंगे, सारंगे, सारंगे। इसी प्रकार पतते अंजलि, पतंजलि, पतते अंजलि, पतंजलि, मनसे ईशा, मनीषा, मनसे ईशा, मनीषा, हलसे ईशा, हलीशा। नियंत्रिका कहते हैं, हल्का स्वामन नियंत्रिका। लांगले ईशा, लांगलीशा। ये मेरा बहुत ही डिटेल से विस्तार के साथ दीर्घ संधि में पढ़ाया हुआ है, समझ कर पढ़ना। यदि यहाँ पर आपको संधि पूछे तो पररूप संधि होगी और विच्छेद पूछे तो ये आपके सामने होगा। इसमें अचो अंत्यादि टी सूत्र से अंतिम अच की टी संज्ञा होती है और जिस वर्ण की टी संज्ञा होती है तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे ए की टी संज्ञा हो रही है, यहाँ अत की, अस की, अस की और ले में ए की, और वहाँ पर मेल होकर पररूप संधि शकंद्वय आदिषु पररूपम वाच्यम इस अर्थ में हम करते हैं। तो याण, गुण, वृद्धि और अयादि और दीर्घ, ये 5 अपने मुख्य प्रकार थे। इसके अलावा आप देखोगे तो पररूप, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। तो पर रूप यहाँ पर हम पढ़ते हैं एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, और पूर्व रूप में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर
पूर्व रूप में पढ़ते हैं एंग पदांत आदति, एंग पदांत आदति, और प्रकृति भाव में पढ़ते हैं ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम। अर्थात आप देखोगे कि ए और ए हो, यहाँ पर ए और ए है तो ए होगा, ए और ओ है तो ओ होगा। ये पररूप संधि है। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो यहाँ पर पररूप संधि होगी। प्रेजते, उपेजते, प्रोष्यति, उपोष्यति, और दंतोष्टम, कंठोष्टम, बिंबोष्टम, अधरोष्टम। इसी प्रकार पूर्व रूप में हम इसका उल्टा कर देते हैं, ए और ए, ओ और ए। यहाँ पर ए और ओ होगा, परंतु इस ऋस्व ए का लोप होता है तो अवग्रह का चिन्ह आता है को अपि, सो अपि, ते अपि, बालको अस्ति। ये जो अवग्रह के चिन्ह वाला आता है वहाँ पूर्व रूप करते हैं। और ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम क्या कहता है, देखो ईदुदेद, ईत, ऊत, एत, ईकारांत, उकारांत, एकारांत, ईकारांत, उकारांत, एकारांत। यदि द्विवचन के हो तो प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जहाँ प्रगृह्य संज्ञा होती है वहाँ संधि का अभाव होता है, अर्थात प्रकृति भाव संधि होती है। प्रगृह्य का मतलब होता है अपरिवर्तन, स्थिर, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग विस्तार से स्वर संधि को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको पता है यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसके लिए शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगी, तब आप इसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने जो दूसरा प्रकार आता है उसका नाम आता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे दो व्यंजन वर्णों अथवा स्वर व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों अथवा व्यंजन स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि में जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, जो विकार होगा वो व्यंजन वर्ण में होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है, सबसे पहले मैंने कहा इष्टुत्व संधि। इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे स्तोहो, शोना, शोहु, स्तोहो, शोना, शोहु। स या तय वर्ग के पहले अथवा बाद में श या च वर्ग, तालव्य श या च वर्ग का कोई वर्ण हो तो दंत स्थान के स्थान पर श, तलव्य या त वर्ग के स्थान पर च हो जाता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। जैसे यहाँ पर था रामस और शेते, तो हमने बनाया रामश्येते। उज्ज्वलम, उज्ज्वलम, उच्चारणम, उच्चारणम। तो इस तरीके से तालव्य वर्ण दोनों पास पास में हो तो इष्टुत्व संधि करेंगे। और इसके दो अपवाद बताए थे मैंने 7 सूत्र से। प्राशय न है, प्राशय न है, प्रश्न है, वेशे न है, वेशने है। और इन दोनों में संधि पूछे तो कोई सी भी संधि नहीं है, परंतु अपवाद पूछे तो ये शुत्व संधि के अपवाद होते हैं। इसी के जैसे ये तालव्य वर्ण की है, और जो दूसरी संधि है वो है इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र आता है स्टोना, स्टोहो, स्टोना, स्टूहु। दंते स या तय वर्ग के पहले अथवा बाद में मूर्धन्य श या टय वर्ग का कोई वर्ण हो तो दंते स के स्थान पर मूर्धन्य श, तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। सेम इसी रूप में जैसे हम कहते हैं रामः टीकते, तो रामस टीकते, टय वर्ण है तो स के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य श। परंतु अपवाद में तोषी सूत्र से हम पढ़ते हैं सन षष्ठ है, सन षष्ठ है तो सेम बन जाएगा सन षष्ठ है।
इसे प्रकार आप देखोगे सट थे सट संत है, तो सट थे सट संत है पूरा डिटेल से बता रखा है। ने पदांता टोर नाम से यहाँ पे देखा सट नवती सट नगर रे सट नाम, तो षण्णाम षण्णवती षण्नगर रे अंत में अनुनासिक संधि हो जाती है। यहाँ पर उत्तर पद में नाम नवती नगरी पद हो तो यहाँ पर हम श्रुत्व संधि करते हैं। ये प्रक्रिया भी आपको डिटेल से समझनी है, पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता रखा है जशत्व संधि। यहाँ मैं बात कर रही हूँ रीड के लेवल की, यहाँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लेवल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे डिटेल से पढ़ाना होता है और यहाँ सामान्य परिचय के तौर पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ ऐच्छिक विषय के रूप में अपना परिमार्जन करते हैं और यहाँ एक सामान्य अध्ययन के लिए जलाम जशो अंते पर तो देखेंगे हम लोग झलो के स्थान पर जश हो जाता है यदि उत्तर पद में स्वर या हर्ष हो तो, स्वर या हर्ष हो तो जश हो जाएगा। अर्थात आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा कि उत्तर पद में आप लोग स्वर या हर्ष देखेंगे और पदांत में किसी वर्ग का पहला दूसरा, ये पहला वर्ण आ जाए, मतलब ये है पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी आ जाए, पर ज्यादातर प्रायोगिक में पहला वर्ण मिलेगा और उसके स्थान पर तीसरा कर देना। और इसका उल्टा जो चरत्व संधि होती है, चरत्व में उल्टा हो जाता है खरीच, इसमें क्या होगा उत्तर पद में खर यानी दूसरा पहला और तीनों शय हो तो तीसरे के स्थान पर पहला हो जाता है। यह उत और उद वाला कंफ्यूजन इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से बता रखा है, विस्तार से समझा रखा है, पढ़ा रखा है। अगर मैं सेम अभी वापस वही बात पढ़ाऊंगी, आप भी मन में आ रहा होगा कि मैडम फिर आ ही रहा है तो आप बता दो, तो मैं ये फिर बता रही हूँ, इसे यूट्यूब चैनल पे मैंने बता रखा है। अगर किसी विद्यार्थी के क्लियर है कॉन्सेप्ट तो वो ये समझ लें, और फिर भी लग रहा है नहीं मुझे डिटेल से भी पढ़ना है तो इसे YouTube चैनल पर सर्च करना संधि, और संधि पूरी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और अधिक क्लास के तरीके से आपको पढ़ना है तो संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, और आपको एक सामान्य जानकारी के लिए पढ़ना है तो इसे YouTube चैनल पर संधि के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डिटेल से इसको समझ सकते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी तो सेम बात रहेगी, वो वीडियो भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, बात तो दोनों एक ही आती है। इसके बाद में इसमें आपने एक देखा है वाक हरि, वाक हरि का हमने बनाया वाघरी, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व सवर्ण संधि। जयो हो अन्य तरह शाम सूत्र से, यहां पर जशत्व का अन्यतर रूप पूर्व सवर्ण संधि पूर्व सवर्ण संधि कहा जाता है। उसके बाद में आप लोग यहाँ डिटेल से, हाँ जो टॉपिक डिटेल से नहीं होगा वो मैं बिल्कुल डिटेल कर दूं, मैंने वापस क्लियर रखना, थोड़ी समझदारी के साथ काम में लेना। यहाँ मैं सिर्फ परिचय करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, सिलेबस में क्या क्या है दौरान के रूप में। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इससे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना। और शाम को टेस्ट लेने के लिए मैं आ ही रही हूँ 7 बजे। अगला देखिए आप लोग पढ़ेंगे अनुनासिक संधि, और अनुनासिक संधि में हम पढ़ेंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। उत्तर पद में 5वां वर्ण हो तो पदांत के स्थान पर भी उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। 2 पंचम वर्ण पास पास में हो तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? अनुनासिक संधि। फिर आपने देखा अनुस्वार संधि, मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, मैं के बाद में यदि कोई हल यानी व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, मो अनुस्वार है। और अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। भाषा में अनुस्वार और परसवर्ण दोनों के स्थान पर परसवर्ण शब्द ज्यादा मान्य होता है। जैसे सामधी, तो अनुस्वार संधि हुई तो बना संधि, परंतु अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले का पंचम वर्ण बना है संधि। बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है, डिटेल से समझाया गया। किसी का डाउट है तो यहां से क्लियर जरूर कर लेना इसे यूट्यूब चैनल से। और क्लास के रूप से डिटेल से पढ़ना है तो संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से पढ़ लेना। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि मुझे बताना है बार बार, यहां मैं ये बता रही हूं संधि में पढ़ना क्या क्या है, आप लोगों को रिवीजन क्या क्या किस तरीके से आपको करना है। इसमें फिर आपने देखा है परसवर्ण के रूप में लत्व संधि पढ़ रखी है,
पर सवर्ण के रूप में आपने लत्व पढ़ी है, तोड़ ली सूत्र से तय वर्ग के बाद में लय वर्ण हो तो तय वर्ग के स्थान पर भी लय वर्ण हो जाता है। उल्लास उल्लेख तल्लीन मल्लीन विद्वान लिखती महालाभ, ये इसके उदाहरण माने जाते हैं। फिर मैंने आपको एक पढ़ा रखा है षष्ठोअटी सूत्र। ये कहता है इष्टुत्व संधि में ही परिवर्तित रूप आता है कि अगर उत्तर पद में श वर्ण हो तालव्य और श के बाद में अट प्रत्याहार हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। उच्छ्वास मृच्छकटिकम, ये इसमें बताया गया, तो डिटेल से पढ़ना। समझ में नहीं आया है तो नहीं तो शाम को टेस्ट देने के लिए उपस्थित हो जाना। इसके बाद में संधि का जो अंतिम प्रकार आता है वो आपके सामने आता है विसर्ग संधि। छोटा सा रूप आता है, विसर्ग जोड़ के चिन्ह के पहले मिलेगा। अगर विसर्ग के बाद में आपको खर प्रत्याहार मिल रहा है, अर्थात वर्ग का दूसरा पहला और तीनों श मिल रहे हैं, तो विसर्ग के स्थान पर स करना और नाम हो जाएगा सत्व संधि। अगर विसर्ग के बाद में आप लोगों को स्वर या हर्ष मिल रहा हो, स्वर या हर्ष मिल रहा हो तो रे कर रू करना, रू के स्थान पर रे हो जाएगा रुत्व संधि सजुस सजुसो रू। इसी में एक रेफ प्रक्रिया भी मैंने बता रखी है। रेफ प्रक्रिया में आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर रे वर्ण है और उत्तर पद में भी रे हो तो रोरी सूत्र से पहले वाले रे का लोप हो जाएगा। ड्री लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से जिस रे का लोप होता है उसके पहले का वर्ण भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देख लो, नीरे रोग, रे प्लस रे की स्थिति में रे का लोप, जिस रे का लोप हुआ उसके पहले का वर्ण दीर्घ हो गया, बन जाएगा निरोग। इसके बाद में अपन देखा अतोर और प्लुतात अप्लुते, अतोर और प्लुतात अप्लुते। यहाँ पर उत्व संधि में दो नियम आपको बताए गए। एक तो अतोर और प्लुतात अप्लुते, ये कहता है विसर्ग के पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद में भी ए हो, विसर्ग के पहले भी ए हो, विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। ए और उ मिलकर क्या बनेगा, ओ। ऐसी स्थिति हो तो पूर्व रूप प्रक्रिया हो जाती है। अगर पूर्व रूप और विसर्ग दोनों ऑप्शन में हो तो विसर्ग मान्य होगी, क्योंकि संधि विसर्ग पूर्व रूप एक प्रक्रिया, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसमें एक दूसरा नियम है उत्व संधि में कि विसर्ग के बाद में ए, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में हश हो तो हशी च सूत्र से विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। ए और उ मिलकर ओ हो जाएगा। जैसे आप देखते हो शिव है वंदे तो बन जाएगा शिवो वंदे, शिवो वंदे। और इसके आधार पे आप देखोगे शिव है अर्चे, शिव है अर्चे, तो विसर्ग के पहले है और विसर्ग के बाद में है। कह है अपी, विसर्ग के पहले है और बाद में है, तो विसर्ग को उ और ए और उ मिलकर बन जाएगा ओ, और इस ए के स्थान पर हो जाएगा अवग्रह का चिन्ह। इस प्रकार से ये सिलेबस मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया कि संधि के सिलेबस में आपके क्या क्या बिंदु हैं और उन बिंदुओं को कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया। अगर अभी आपको लग रहा है नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत है पूरा डिटेल से, तो आप संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से पढ़ लेना। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ा हुआ तो पूरा है पर एक सरसरी दृष्टि से मैं थोड़ा विस्तार से रिविजन करना चाहता हूँ, तो इसे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना। संधि के पूरे टॉपिक्स डाले हुए हैं, वहां से ये जो मैंने बोलकर आपको अभी इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया, ये सारे टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। वर्ण विचार के भी विस्तार से पढ़ना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना। प्रत्याहार के, उच्चारण स्थान के, वर्ण विचार के, प्रयत्न स्थान के, है ना, माहेश्वर सूत्रों के सारे वीडियोज अपने इसी चैनल पर डाले गए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। जिन्होंने अभी तक वर्ण विचार के वीडियो नहीं देखे देखना, संधि के भी देखना। इससे मौका, सुनहरा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यदि किसी ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। मिलते हैं शाम को 7 बजे, 6 से 7 आप लोग ऐप में टेस्ट देना और 7 बजे मैं आऊँगी आपको लाइव सॉल्यूशन करवाने के लिए, जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसी का। थैंक यू सो मच।